नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एमसा क्लासेस में। साथियों, आज हम सभी जानेंगे कि एमएड क्या है, एमएड में एडमिशन कैसे होता है, एमएड की फ़ीस कितनी है, एमएड से संबंधित सारी जानकारियाँ आज मैं आप सभी को प्रदान करूँगा। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, बहुत सारे प्रश्न आते हैं कि सर बीएड हो गया है, अब आगे क्या करें, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, या एमएड करने से क्या क्या फ़ायदे हैं, इस पर एक वीडियो लाइए। इसलिए मैं आप सभी के समझ उपस्थित हूँ यह एमएड के बारे में पूरी जानकारी लेकर के। तो देखिए, एमएड का सबसे पहले हम फुल फॉर्म समझ लेंगे कि एमएड का फुल फॉर्म क्या है। मास्टर ऑफ एजुकेशन, यानी कि अभी तक तो आप बैचलर थे, जो बीएड किया हुआ है वो तो अभी बैचलर था, लेकिन अगर आपको एजुकेशन में बहुत कुछ करना है, पूरी जानकारी प्राप्त करनी है, कुछ आगे रिसर्च करना है, तो आपके पास मास्टर डिग्री रहना बहुत ही ज़रूरी है। इसीलिए बीएड के बाद एक कोर्स है, इसका नाम है एमएड। ठीक है, फुल फॉर्म आप सभी जान ही गए कि मास्टर ऑफ एजुकेशन, यानी कि आप एजुकेशन में मास्टर की डिग्री लेते हैं। अब यहाँ पे एक बात आती है कि जो एमए एजुकेशन करता है, ठीक है, वह भी तो मास्टर ऑफ आर्ट इन एजुकेशन की डिग्री ले रहा है। ठीक, तो इसमें और इसमें अंतर क्या है, सबसे पहले यही मुख्य मुद्दा है। लोग समझ नहीं आता है क्या है, कहते हैं हम भी तो एमए एजुकेशन किए हुए हैं, आप एमएड किए हुए हैं, तो आप इतना पैसा लगा करके 1 लाख रुपये लगा करके एमएड किए हुए हैं, हम 20,000 में एमएड कर लिए हैं। तो एमए एजुकेशन और एमएड में अंतर क्या है, इसको समझेंगे अच्छे से। अगर आप एमए एजुकेशन करके अगर नेट क्वालिफाई करते हैं, ठीक है, ये चीज़ें मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैं एमएड कर चुका हूँ, ठीक है, और उसकी बारीकियों से इसी तरीके से परिचित हूँ। इसीलिए जो पढ़ा हुआ है उसके अनुभव को अगर आप लेंगे तो आपको अच्छी खासी जानकारी मिलेगी। और कोई पढ़ा नहीं है, सिर्फ कुछ जानकारियाँ ले करके अगर बता दे रहा है तो उसकी बात अलग होगी। तो जो पढ़ा हुआ है व्यक्ति वो अपना अनुभव साझा कर रहा है। ठीक है, तो आप समझिए अंतर। एमए एजुकेशन प्लस अगर आप नेट हैं तो आपको किसी भी डिग्री कॉलेज में बीए वालों को एजुकेशन पढ़ाने के लिए आप एलिजिबल होंगे। अगर मान लीजिए असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती आती है और आपका सहयोग अच्छा रहा, आप असिस्टेंट प्रोफेसर हो भी गए, तो आप सिर्फ बीए वालों के एजुकेशन पढ़ाएंगे। ठीक है, जबकि अगर आप एमएड हैं, ये देखिए मूल अंतर है। अगर आप एमएड हैं और एमएड के साथ साथ नेट हैं, या नेट के बाद मान लीजिए आपने रिसर्च करके पीएचडी भी कर लिया है तो अति उत्तम है। ठीक है, एमएड हैं और नेट हैं, तो इसके बाद आप किसी भी डिग्री कॉलेज में अगर आपकी नियुक्ति होती है तो वह बीएड के लिए होगी। ठीक है, और अब कहेंगे कि सर तो डिग्री कॉलेज में बीए को पढ़ाएं या बीएड को पढ़ाएं, डिग्री कॉलेज में हैं तो हम, तो डिग्री कॉलेज में होने से मतलब नहीं है। आज देखिए मैं सच्चाई बताता हूँ, सीधी सीधी बात, कोई पर्दा नहीं है, सब चीज़ें खुलेआम हैं। अगर मैं छुपाऊँगा तो भी आज निकल आपको पता चलेगा ही। मामला लिफाफा का हो गया। लिफाफा का मतलब है, जैसे कि मैं बात कर लूँ कि अगर आप वाइवा लेने के लिए जाते हैं, अगर आप डिग्री कॉलेज में बीए को एजुकेशन पढ़ा रहे हैं, बीए और एमए वालों को एजुकेशन पढ़ा रहे हैं आप, ठीक, तो अगर आप कहीं वाइवा लेने के लिए जाते भी हैं बीए या एमए का, तो आपको कोई प्राइवेट संस्था है वहाँ लेने गए आप इंटरव्यू या फिर जो बोलते हैं प्रैक्टिकल वर्क, ठीक, तो जब बच्चों का वाइवा लेंगे तो आपको बहुत ही छोटा लिफाफा मिलेगा, गांधी जी वाला। ठीक है, समझ रहे होंगे आप। लेकिन अगर वही आप बीएड, अगर एमएड और नेट क्वालिफाई के आप अगर बीएड कॉलेज में जाते हैं एग्जामिनर बन करके, और तो वहाँ पे आपको लिफाफा मोटा मिलेगा। तो मामला सब लिफाफा पे डिपेंड है, क्योंकि सभी व्यक्ति आय को बढ़ाने के लगे हुए हैं। ठीक है, यह सच्चाई है, यह कोई झूठ बात नहीं है। आप भी पढ़ रहे हैं, हम भी पढ़ रहे हैं, तो कोई न कहीं किसी न किसी का कहीं न कहीं एक उद्देश्य है कि हाँ हमें यह करना है तो यह हमें प्रतिफल मिलेगा। तो जब आगे व्यक्ति फल सोच लेता है कि हमें यह करना है, इस तरह से करना है, इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए, तो व्यक्ति वह कार्य करता है। तो इसी तरह बात है यहाँ पे एमए एजुकेशन प्लस नेट करके अगर आप बीए एमए वालों पढ़ाते हैं और वाइवा लेने के लिए जाते हैं तो आपको बहुत पतला लिफाफा मिलेगा। और आप एमएड और नेट करके बीएड कॉलेज में पढ़ाते हैं तो आपकी तनख्वाह भी इनसे ज़्यादा रहेगी, पेमेंट भी आपका ज़्यादा रहेगा। प्लस बीए का मतलब है कि आप अभी इंटर पास करके आए हुए बच्चों को पढ़ा रहे हैं, जहाँ पे आपको ज़्यादा श्रम करना पड़ेगा। जबकि बीएड में अगर आप पढ़ाते हैं तो आपको मेहनत कम करनी पड़ेगी, क्योंकि बच्चे परिपक्व हो चुके होते हैं।
तो मेहनत भी इसमें ज़्यादा है, इसमें मेहनत कम है, लिफाफा भी इसमें पतला है, इसमें लिफाफा मोटा है, समझ रहे होंगे आप। तो ये एमए एजुकेशन और एमएड में अंतर है, ठीक है, जो मैं भी बता रहा हूँ मास्टर ऑफ एजुकेशन। तो उम्मीद करता हूँ ये समझ में आ गया इन दोनों में अंतर क्या है, ठीक है। अब हम बात करेंगे कि एमएड की एलिजिबिलिटी क्या है। देखिए एमएड की जो एलिजिबिलिटी है वह ज़्यादा नहीं। अब तो देखिए एक अच्छी चीज़ आ गई है कि जो डीएलएड है वह भी अब एमएड कर सकते हैं। यह बात मैं पिछले साल कुछ लोगों से कहा तो उन्होंने कहा कि नहीं ऐसा नहीं है, जबकि क्राइटेरिया में लिखा हुआ है, अभी महात्मा गांधी का विद्यापीठ का फॉर्म भी आया हुआ है, वहाँ पे भी एमएड में लिखा हुआ है, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का फॉर्म आया हुआ है, वहाँ पे भी एमएड के लिए लिखा हुआ है कि जो डीएलएड किए हुए हैं वो भी फॉर्म भर सकते हैं। तो देखिए हम बात करेंगे, या तो आप बीएड किए हुए हों, ठीक है, बीएड के बाद आप बीएलएड किए हुए हों, ठीक है, ठीक है, बीएड किए हों या फिर बीएलएड किए हुए हों, या फिर अगर यह भी नहीं है तो बीएससी ईडी जो होता है, ठीक है, बीएससी एजुकेशन, अगर आप ये भी किए हों तो भी आप फॉर्म भर सकते हैं। और इसके साथ साथ एक कोर्स होता है, इंटीग्रेटेड कोर्स होता है, बीए और बीएड साथ में, ठीक है, अगर यह भी आप किए हुए हैं, ठीक है, बीए और बीएड साथ में होता है, इसको बोलते हैं बीएलएड, हम बीए और बीएड, ठीक है, बीए और बीएड अगर आप किए हुए हैं तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक। तो बीएड किए हुए हों, ठीक है, बीएलएड किए हुए हों, बीएससी एजुकेशन हो या फिर बीए एजुकेशन हो, या फिर एक और भी है जो कि मुख्य मुद्दा है डीएलएड, ठीक है, यह सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि डीएलएड का जो दायरा है वह एक सीमित हो गया है कि 1 से 5 तक उनको पढ़ाना है। अगर वह चाहें कि हम टीईटी तो नहीं भर सकते, पीटी नहीं भर सकते, लेकिन वो हायर में जा सकते हैं इसके माध्यम से, एमएड करने के माध्यम से, तो डीएलएड वाले भी एमएड के लिए अप्लाई कर सकते हैं, बशर्ते इसमें क्राइटेरिया यह है कि उनका ग्रेजुएशन में 50%, ठीक है, यानी जो यूजी है उनका उसमें 50% होना चाहिए, और जिनको 5% की छूट दी गई है, जैसे कि ओबीसी एससी वाले हैं तो उनको 5% छूट पहले की तरह रहेगी, और उनका इन कोर्सों में भी 50% होना चाहिए, ठीक, तब जा कर के वह अप्लाई कर सकते हैं बीएड, बीएलएड, बीएससी एजुकेशन, ठीक है, बीए एजुकेशन, और डीएलएड वाले मास्टर ऑफ एजुकेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक। तो यह तो हो गई एलिजिबिलिटी की बात कि 50% यूजी में होना चाहिए, और उसके बाद इन कोर्सों में भी 50% आपका होना चाहिए। अब हम बात करेंगे ड्यूरेशन कितना है। तो ड्यूरेशन की बात करें तो यह भी आपका 2 साल ही है, ठीक, 2 साल, जैसे आपके मास्टर कोर्स होते हैं 2 साल के, ठीक उसी तरह यह भी 2 साल का है। अब हम आगे बात करेंगे कि कहाँ से करना बेहतर रहेगा, रेगुलर यूनिवर्सिटी से या फिर डिस्टेंस वाली यूनिवर्सिटी से। तो यानी कि रेगुलर मोड में या डिस्टेंस मोड में। तो देखिए समझेंगे बात को हम कि अगर हम डिस्टेंस मोड से करते हैं, ठीक है, तो डिग्री मान तो रहेगी, लेकिन ये जो कोर्स हैं यह कोर्स प्रोफेशनल हैं, और इनके लिए आपको बाकायदे चाहिए ट्रेनिंग, और ट्रेनिंग होगी कैसे, जब आप रेगुलर रहेंगे तब। इसीलिए 95% में कह लूँ कि 95% डिस्टेंस एजुकेशन प्रदान करने वाली यूनिवर्सिटियाँ एमएड नहीं कराती हैं। इग्नू से एमएड पहले होता था, अब वो अभी बंद हो गया है, यूपीआरटीयू कराता है नहीं है, बाकी जो भी ओपन यूनिवर्सिटी हैं वह एमएड कोर्स को 95% नहीं कराती हैं। 1 या 2 ही डिस्टेंस यूनिवर्सिटी होंगी जो कि एमएड कराती हैं, लेकिन जब उसकी मार्कशीट आप फिर लगाएंगे, इंटरव्यू में जाएंगे, तो वह बात नहीं रह जाएगी जो बात रेगुलर कोर्स करके किसी ने एमएड किया है उसमें होगी, क्योंकि आपके पास डिग्री तो होगी, मार्कशीट होगा आपके पास, लेकिन आपके पास अनुभव नहीं होगा। अब हम बात करेंगे, इसीलिए आप रेगुलर मोड में करिए, रेगुलर यूनिवर्सिटी से करिए, ठीक। अब बात करेंगे कि इसकी फीस कितनी है। देखिए अगर हम बात करें, अगर आप प्राइवेट कॉलेज से करते हैं एमएड, तो वहाँ पे आपकी जो फीस है वह 1 लाख रुपये, ठीक है, वह 1 लाख रुपये से लेकर के 1,25,000 या 30,000 रुपये भी कर सकते हैं इसको हम, 1,30,000 रुपये तक जा सकती है। और वह कॉलेज के ऊपर है, कॉलेज
कितना हाई फाई है, कॉलेज की फ़ीस कितनी है, कॉलेज की सुविधाएं कितनी, फैसिलिटीज़ कितनी हैं, वो उसके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक, लेकिन अगर आप प्राइवेट कॉलेज से न करके, प्राइवेट कॉलेज का मतलब है कि यूनिवर्सिटी से एफिलेटेड जो भी कॉलेज होते हैं जो कि डायरेक्ट एडमिशन लेते हैं, उनकी मैं बात कर रहा हूँ। अगर आप यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेते हैं, यूनिवर्सिटी के मेन कैंपस में एडमिशन लेते हैं, तो वहाँ पे आपकी यही फीस यह घट जाता है, यहाँ एक जीरो घट जाएगा, यहाँ एक जीरो घट जाएगा, इतना में ही आपका हो जाएगा। कितना हो गया, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000, और यहाँ पे कितना हो गया आपका इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000। ठीक, तो वहाँ पे आपकी फ़ीस जो है 10,000 रुपये से लेकर के 13,000 रुपये के बीच में हो जाती है। तो यह अंतर है मेन यूनिवर्सिटी कैंपस का और आपके प्राइवेट कॉलेज का। लेकिन वहीं कुछ प्राइवेट यूनिवर्सिटियाँ हैं, उनकी फ़ीस लगभग 1,30,000 रुपये तक ही है। ठीक है, तो अगर हम बात करें प्राइवेट यूनिवर्सिटी की, तो वहाँ पे फीस जो है मैंने प्राइवेट कॉलेज का फीस बताया है, वही फीस वहाँ पर भी आ जाती है। तो अगर आपको प्राइवेट यूनिवर्सिटी से करना है तो फिर फीस यही रहेगी जो प्राइवेट कॉलेज की है। अगर आपको यूनिवर्सिटी के मेन कैंपस से करना है, जो कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, स्टेट यूनिवर्सिटी, अगर इनसे करना है तो फिर आपका इसमें से एक जीरो कम हो जाएगा। 10,000 से 13,000 रुपये की सालाना फीस है, एक साल की फीस मैं बता रहा हूँ। ठीक, ये उसकी फ़ीस है। अब हम आगे बात करेंगे एडमिशन प्रोसेस के, एडमिशन होता कैसे है। देखिए, एडमिशन की अगर बात करें तो जो भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी हैं, कुछ सेंट्रल यूनिवर्सिटियाँ CUET PG के तहत अपने यहाँ एडमिशन देती है। जैसे कि BHU हो गई, BHU में अगर आपको एडमिशन लेना है तो BHU M.Ed आपको नहीं देना है, आपको CUET PG का फॉर्म भरना होगा। अगर आपको वहीं दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है तो DUET का फॉर्म आता है, उसको आपको भरना पड़ेगा। यह यूनिवर्सिटी अपना खुद का एंट्रेंस टेस्ट कराती है। अगर वहीं आपको पटना यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है तो उसके लिए नीट का परीक्षा होता है। ठीक है, MEET। तो अब बात यह होती है कि किस से करें, स्टेट यूनिवर्सिटी से करें कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी से करें। तो स्टेट और सेंट्रल यूनिवर्सिटी से करने में क्या अंतर है, मैं उसको भी आपको बता देता हूँ। देखिए, स्टेट यूनिवर्सिटी से और सेंट्रल यूनिवर्सिटी से करने में अंतर यह पड़ता है कि आपको स्टेट यूनिवर्सिटी से करने के बाद थोड़ा आपको संघर्ष करना पड़ेगा। किसके लिए, अगर मान लीजिए आप मेरी तरह M.Ed करते करते ही अगर आपका नेट हो जाता है, ठीक है, तो फिर आप प्रयास यह करेंगे कि हम आगे क्या करें, अब हम आगे PhD कर लें। ठीक, लेकिन अगर आप स्टेट यूनिवर्सिटी से पढ़ रहे हैं, ठीक है, और भी स्टेट यूनिवर्सिटी के किसी एफिलिएटेड कॉलेज में पढ़ रहे हैं, किसी प्राइवेट कॉलेज में पढ़ रहे हैं, तो आपको ज़्यादा संघर्ष करना है। क्यों, क्योंकि कोई असिस्टेंट कोई जो प्रोफेसर है, ठीक है, चाहे वो असिस्टेंट हो या एसोसिएट हो या प्रोफेसर हो, वो आपको अंडर में अपने जल्दी लेगा नहीं। वह ज़्यादा फोकस करेगा किस पे, जिनका GRF हो। ठीक है, वह GRF वालों को लेना पसंद करेगा, नेट वालों को वरीयता कम देगा। ठीक, और दूसरी बात कि अगर आप स्टेट यूनिवर्सिटी में अगर पढ़ रहे हैं तो वहाँ किसी प्रोफेसर साहब का अगर परिचय हो गया है, तब तो आपको वह अपने यहाँ M.Ed के साथ अगर आपका नेट हो गया है तो अपने यहाँ आपको अंडर में रिसर्च के लिए ले लेगा। लेकिन अगर वहीं आप, मैंने कहा कि प्राइवेट कॉलेज से अगर पढ़ रहे हैं, उसी यूनिवर्सिटी से सेपरेट किसी प्राइवेट कॉलेज से पढ़ रहे हैं, तो आपको जल्दी कोई प्रोफेसर अपने अंडर में लेगा नहीं, क्योंकि आपको वो जानता नहीं है, आपसे परिचय नहीं है, और आप नेट हैं तो आपको उतना पैसा भी नहीं मिलता है। जबकि GRF वालों को लगभग 36,000 रुपये प्रति महीना के हिसाब से मिलता है, तो वह GRF वालों को वरीयता देते हैं। ठीक, अब बात है कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी और स्टेट यूनिवर्सिटी। अभी तो मैंने स्टेट यूनिवर्सिटी और स्टेट यूनिवर्सिटी से एफिलेटेड जो कॉलेज हैं उनके बारे में बताया। अब मैं बात करूँगा सेंट्रल यूनिवर्सिटी और स्टेट यूनिवर्सिटी। तो प्रयास आपका यह रहे कि आपका चयन जो है केंद्रीय विश्वविद्यालय में हो। केंद्रीय विश्वविद्यालय में होने का फ़ायदा ये होता है कि केंद्रीय विश्वविद्यालय में आपको सुविधाएँ ज़्यादा मिलती हैं, आपको मैटर मिलते हैं, और जो आपको पढ़ना है, यानी कि जो आपके नेट की परीक्षा में आएगा, ठीक उसी के अकॉर्डिंग M.Ed का सिलेबस होता है सेंट्रल यूनिवर्सिटियों का। तो यह आपको फ़ायदा होता है कि नेट के लिए आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती है। और इसके साथ ही साथ सेंट्रल यूनिवर्सिटी से अगर मान लीजिए आपका किसी प्रोफेसर से परिचय हो गया है अपने विभाग के एजुकेशन के, और आपका नेट भी क्वालिफाई हैं आप, तो अगर उसके अंदर आप लग जाते हैं रिसर्च के लिए, तो आपकी PhD बहुत ही अच्छे ढंग से हो जाएगी। और अधिकतर चांसेस यही हैं कि जब आप इंटरव्यू में जाते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर के, तो उन्हीं सेंट्रल यूनिवर्सिटियों के कुछ प्रोफेसर आपको वहाँ पे मिल जाते हैं, जिनका कि फ़ायदा आपको मिलता है, क्योंकि आपने उनके अंडर में रिसर्च किया हुआ है
और हो सकता है कि वही आपको वहाँ पे मिल जाए चयन बोर्ड में, या फिर उनके परिचय के कोई असिस्टेंट प्रोफेसर वहाँ पे हों जिनसे कि आपकी बात बन जाए और आपका सिलेक्शन आसानी से हो जाए। तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी से करने का यही फ़ायदा होता है कि आपका सिलेक्शन जो है होने के चांसेस समझिए कि 30% आपके बढ़ जाते हैं। असिस्टेंट प्रोफेसर की मैं बात कर रहा हूँ, तो इसीलिए सेंट्रल यूनिवर्सिटी से करने का ज़्यादा प्रयास करें कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी से अगर एमएड करते हैं तो उसका सिलेबस नेट के अकॉर्डिंग होता है। दूसरी बात, आपको नेट क्वालिफाई या ज़्यादा क्वालिफाई होने पर भी असिस्टेंट प्रोफेसर में भी आपको फ़ायदा मिलता है। तीसरी बात यह है कि एमएड के बाद आपको अगर नेट भी आप क्वालिफाई कर लिए हैं तो भी आप रिसर्च कर सकते हैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी से। ठीक है, अब हम बात करेंगे आगे कि एडमिशन प्रोसेस। तो मैंने बता दिया कि यहाँ पे कुछ यूनिवर्सिटियों के अपने एंट्रेंस एग्जाम होते हैं, जबकि अगर आपको किसी प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेना है तो आपको कोई एंट्रेंस एग्जाम नहीं देना है, आपको डायरेक्ट अपने डॉक्यूमेंट लेकर के जाने हैं और डायरेक्ट आपके एडमिशन हो जाएंगे। लेकिन प्रयास यह रहे कि आपका एडमिशन काउंसलिंग के थ्रू ही हो। ठीक, अब हम आगे बात करेंगे जॉब पोजीशन। सबसे ज़्यादा जरूरी तो यही है भैया, कोई भी एमएड कर रहा है, कुछ भी कर रहा है तो वह जॉब के लिए ही कर रहा है। मैंने पहले बता दिया कि सब लिफाफे का खेल है। तो देखिए जॉब पोजीशन की अगर हम बात करें तो जो नई शिक्षा नीति आई है, ठीक है, नई शिक्षा नीति में दो चीज़ों पे ज़्यादा जोर दिया गया है। किन किन चीज़ों पे? देखिए दो चीज़ें हैं। सबसे पहला आपका है जो शिक्षा है वह रीजनल लैंग्वेज दी जाए, यानी कि क्षेत्रीय भाषा में दी जाए। और दूसरा है टीचर ट्रेनिंग, यानी अध्यापकों की शिक्षा पर जोर दिया गया है। तो अध्यापकों की शिक्षा यानी कि अध्यापकों का प्रशिक्षण, टीचर ट्रेनिंग। तो अध्यापकों को प्रशिक्षण कौन देगा? टीचर ट्रेनिंग कॉलेज ही तो अध्यापकों को प्रशिक्षण देंगे। तो टीचर ट्रेनिंग कॉलेज में पढ़ाना कौन जाएगा? तो टीचर ट्रेनिंग कॉलेज में पढ़ाने के लिए अनिवार्यता है एमएड प्लस नेट। तो वहाँ आपका सबसे पहले हम बात कर लें, सबसे पहला फ़ायदा यही हो गया कि आप टीचर ट्रेनिंग कॉलेज में पढ़ाने के योग्य हो जाएंगे। अब यह टीचर ट्रेनिंग कॉलेज आपका प्राइवेट भी है और गवर्नमेंटेड भी है। ठीक है, गवर्नमेंट कॉलेज भी है जहाँ पे बीएड चल रहा है, ठीक है, एमएड चल रहा है, वहाँ पे आप पढ़ाने के योग्य हो जाएंगे। और दूसरा कि आप किसी प्राइवेट कॉलेज में भी आप पढ़ा सकते हैं। जैसे कि मैं अपनी बात कर लूँ कि जब मेरा एमएड चल रहा था, तभी मेरा नेट हो गया था, तब मैं अपने कॉलेज में पढ़ा रहा था। ठीक है, और मुझे अच्छा खासा वेतन मिला था, मतलब वहाँ पढ़ भी रहा था मैं और वहाँ पर मैं पढ़ा भी रहा था। तो यह आपका एमएड के साथ साथ नेट होने का फ़ायदा है। और एमएड के साथ साथ नेट होने का दूसरा फ़ायदा ये है, सबसे पहला फ़ायदा तो यह है कि आप टीचर ट्रेनिंग कॉलेज में पढ़ाने के योग्य हो जाएंगे। ठीक है, जैसे कि कोई बीएड कॉलेज है, प्राइवेट भी है, तो आपको वो अच्छा पेमेंट करेगा अगर आप एमएड के साथ साथ नेट भी क्वालिफाई हो जाते हैं। और कहीं कहीं तो नेट भी नहीं मांगा जाता है, सिर्फ एमएड के बेसिस पे वो आपको रख लेते हैं अपने यहाँ। दूसरी बात हम करेंगे, यह तो बात हो गई अटेंडम पढ़ाने की कि आप पढ़ा रहे हैं, एमएड किए हुए हैं तो हम पढ़ा रहे हैं, एमएड नेट किए हुए हैं तो हम पढ़ा रहे हैं। लेकिन दूसरी बात है अप्रूवल की। दूसरा बात किसका है? अप्रूवल का है कि अगर आप एमएड के साथ साथ नेट हो जाते हैं तो कई सारे जो नए विश्वविद्यालय खुल रहे हैं या नए कॉलेज खुल रहे हैं उनको अप्रूवल की ज़रूरत होती है, तो वो आपको अपने यहाँ अप्रूव कर लेते हैं। यानी कि आप वहाँ पे अब शिक्षक हो जाते हैं, चाहे पढ़ाने आप जाएं या न जाएं, तो भी आपको रेगुलर मंथ में लगभग 5 से 6 हज़ार के बीच में आपको पेमेंट मिलता रहेगा उस कॉलेज की तरफ से। भले आप घर बैठे रहेंगे तो क्या से, अगर आप वहाँ पे पढ़ाने जा रहे हैं तो फिर आपको अच्छा खासा पेमेंट मिलेगा। जो कि एमएड और नेट हैं लेकिन उनका अप्रूवल नहीं हुआ है, उनकी अपेक्षा आपको अच्छा पेमेंट मिलेगा। तो यह दूसरा फ़ायदा हो गया एमएड करने से। ठीक, अब हम तीसरे फ़ायदे की बात करेंगे। तीसरा फ़ायदा है यूपी टीजीटी और पीजीटी। अगर आप टीजीटी और पीजीटी का फॉर्म भरते हैं तो वहाँ पे आपको एमएड करने से आपको वेटेज मिलता है। ठीक है, अब हम बात करेंगे चौथे फायदे की। कई सारे फायदे हैं, डिग्री एक फायदे अनेक, एमएड के बहुत सारे फायदे हैं। चौथा फायदा ये आपको होगा एमएड करने से कि आप एमएड के बाद नेट करके, ठीक है, नेट क्वालिफाई करके, अगर मान लीजिए नेट क्वालिफाई आप नहीं भी होते हैं तो कुछ यूनिवर्सिटियों के एंट्रेंस एग्ज़ाम अपने होते हैं, उन यूनिवर्सिटियों के एंट्रेंस एग्ज़ाम को क्लियर आप करके पीएचडी के लिए आवेदन कर सकते हैं, पीएचडी कर सकते हैं। तो जब आप पीएचडी कर लेते हैं, ठीक है, या अगर पीएचडी नहीं भी करते हैं, सिर्फ एमएड और आपका नेट क्वालिफाई आप हैं, ठीक है, तो भी आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे पाँचवा, इसके क्या फ़ायदे हैं। तो पाँचवा है कि अगर आप किसी भी कॉलेज को ज्वाइन करते हैं और आपकी डिग्री वहाँ के अध्यापकों से ज़्यादा रहती है, अगर आप एमएड हैं, वहाँ के सारे अध्यापक बीएड हैं,
तो अगर बात होती है प्रिंसिपल पद के लिए तो आपका नाम सबसे पहले प्रस्तावित किया जाएगा, क्योंकि आपको टीचर ट्रेनिंग का आपको सबसे ज़्यादा अनुभव वहाँ पे है। ठीक है, इसलिए एमएड वालों को वरीयता दी जाती है प्रिंसिपल की पोस्ट के लिए। पांचवा फायदा ये है। ठीक है, छठा फायदा ये है कि आप मेरी तरह करियर काउंसलर भी बन सकते हैं, लोगों को सलाह दे सकते हैं कि किस तरह से उन्हें आगे क्या पढ़ना चाहिए, कैसे पढ़ना चाहिए, किस जगह से पढ़ना चाहिए इत्यादि सलाह आप दे सकते हैं। तो करियर काउंसलर की जॉब के लिए भी आप अप्लाई कर सकते हैं किसी भी प्राइवेट संस्थान में या किसी भी स्थान पर। ठीक, अब हम बात करेंगे आगे कि एमएड करके, देखिए सातवां फायदा मैं आपको बता रहा हूँ। सातवां फायदा यह है कि अगर आप सोचें कि हम बीएड करके और नेट क्वालिफाई कर लें, उसके बाद हम पीएचडी कर लें, तो ऐसा नहीं होता है। आपको अगर असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है तो आपको यह एमएड करना पड़ेगा। ठीक है, और एमएड अगर आप नेट कर लिए हैं, ठीक है, तो भी ठीक है, लेकिन अगर आप एमएड नेट करके इसके बाद इसमें एक और चीज़ जोड़ लेते हैं, क्या, पीएचडी। ठीक है, अगर आप एमएड नेट करके अगर आप पीएचडी कर लिए हैं, ठीक है, तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए। तो लेकिन बशर्ते फ़ायदा क्या होता है एमएड नेट प्लस पीएचडी में? एमएड नेट पीएचडी फ़ायदा यह होता है कि आप अगर एमएड और नेट हैं, ठीक, तो आपको जब आप किसी जगह जाते हैं इंटरव्यू देने के लिए असिस्टेंट प्रोफेसर का, तो वहाँ पे मान लीजिए एमएड और नेट को मिलता है 3 नंबर। अगर आप एमएड नेट के बाद अगर आपने पीएचडी भी किया हुआ है तो आपको वहाँ पे मिलते हैं 7 अंक। ठीक है, 7 अंक या 6 अंक लगभग होता है। तो यह अंक का जो डिफरेंस है, अगर आपके अंक ज़्यादा होंगे तो आपका चयन होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। इसीलिए जब आप एमएड करेंगे, नेट क्वालिफाई करेंगे, तो भी आपका सिलेक्शन हो सकता है असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए। और आप एमएड किए हैं, नेट किए हैं, उसके बाद आपने रिसर्च करके पीएचडी भी किया हुआ है, तो भी आपका क्या है, आपका चयन होगा असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए। लेकिन पीएचडी आप करेंगे कब, जब आप एमएड किए रहेंगे तब। ठीक है, अगर आप एमएड किए हुए हैं, नेट नहीं भी आपका है, तो किसी हमने बताया किसी यूनिवर्सिटी का आप एंट्रेंस एग्जाम क्लियर करके आप डायरेक्ट पीएचडी कर सकते हैं, इसकी ज़रूरत फिर बीच में नहीं पड़ेगी। ठीक है, अब हम बात करेंगे आगे कि गवर्नमेंट प्रोजेक्ट कुछ ऐसे होते हैं जहाँ पर कि एमएड वालों को वरीयता दी जाती है, क्योंकि माना यह जाता है कि आप टीचर की ट्रेनिंग के लिए ही बने हैं, आपका सिर्फ एक ही काम है, प्रशिक्षित करना अध्यापकों को। ठीक है, इसीलिए कुछ गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट में भी एमएड वालों को वरीयता दी जाती है। इसके साथ साथ जो कुछ एनजीओ हैं, 8वां फायदा ये है कि जो कुछ एनजीओ हैं वह अपने यहाँ जब वैकेंसी निकालते हैं तो वहाँ एमएड वालों को प्रेफरेंस देते हैं। साथ ही साथ वह एमएड को इसलिए भी रखते हैं ताकि उनको पता होता है कि एमएड जो है टीचर को ट्रेनिंग देने के लिए यह कोर्स बना हुआ है, जो यह किया है वो अच्छे से हमारे यहाँ के अध्यापकों को, जो हमारे टीचर हैं, उनको ट्रेनिंग दे सकता है। इसलिए भी एनजीओ वाले एमएड वालों को अपने यहाँ रखते हैं। ठीक है, तो यह आपका क्या है, फ़ायदा ही फ़ायदा है। यानी एक अगर आप डिग्री कर लेते हैं, अगर आप सिर्फ एक एमएड कर लेते हैं, तो आपको इतनी सारी जॉब अपॉर्चुनिटी मैंने आपको बताई है। ठीक है, इसके साथ साथ एक चीज़ और छूट रहा है अभी, वह है डाइट प्रवक्ता। ठीक है, डाइट प्रवक्ता के लिए भी आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि डाइट प्रवक्ता में एमएड का विशेष महत्व होता है, इसलिए अगर आप एमएड कर लेते हैं तो यह मान के चलिए कि आपकी यह डिग्री बेकार कहीं नहीं जाने वाली है, कभी भी नुकसान यह आपको नहीं करेगी, कभी आपको ऐसा नहीं लगेगा कि आपका समय व्यर्थ में गया है। ठीक है, क्योंकि मैं खुद एमएड हूँ इसलिए मैं बता रहा हूँ, और मैंने आपको बताया भी कि मेरा एमएड करते करते नेट हो गया और जहाँ मैं पढ़ रहा था वहीं मैं डीएलएड वालों को पढ़ाने लगा। सोच लीजिए, तो इतने सारे फायदे हैं एमएड के। ठीक है, इसलिए एमएड करिए और अच्छे से करिए। और जहाँ तक मुझे लग रहा है कि एमएड मैंने कोई चीज़ अभी तक छोड़ी नहीं है, मैंने सारी चीज़ें बता दिया है कि एमएड की एलिजिबिलिटी क्या है, एमए एजुकेशन और एमएड जो किया हुआ है इसमें अंतर क्या है, उसके बाद ड्यूरेशन कितने समय का होता है, फीस क्या होती है, एडमिशन प्रोसेस कैसे है। ठीक है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी का अलग है, कुछ सीयूटी पीजी के थ्रू हैं और कुछ आपके डायरेक्ट एडमिशन होते हैं प्राइवेट कॉलेजों में। उसके बाद जॉब अपॉर्चुनिटी मैंने आपको 9-10 बता दिया है। ठीक, तो इस तरह से मैंने अपनी जानकारी में आपको सारी जानकारी एमएड के बारे में दे दी है। और मैं आपको बता दूं, अगर आप अपने गांव क्षेत्र में भी देखेंगे तो आपको बीएड की संख्या में भरमार मिलेगी, लेकिन अगर एमएड अगर आप खोजेंगे तो आपको एमएड वाले ज़्यादा नहीं मिलेंगे। हमारे क्लास में 300 लड़के पढ़ते थे,
300 में जब एम करने की बारी आई सिर्फ 3 लोगों ने एम किया। सोच लीजिए 300 में सिर्फ 3 लोगों ने एम किया, बाकी किसी ने एम नहीं किया। तो इसीलिए एम बहुत ही अच्छा कोर्स है और अन्य राज्यों में इसकी ज़्यादा मांग है और पेमेंट भी वहाँ पे अच्छा है। अगर गवर्नमेंट नहीं भी होता आपका तो आप अगर आप प्राइवेट भी पढ़ाते हैं तो आपको अच्छा खासा पेमेंट मिलेगा। इसीलिए आप सभी एम करिए जो बी करने वाले हैं, और आप सभी को अगर कोई हेल्प की ज़रूरत हो तो मुझसे संपर्क आप कर सकते हैं। ठीक है, इसी के साथ मैं तीर्थ मिश्रा आप सभी से विदा लेता हूँ। धन्यवाद।